जय हिंद। देखिए, भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में जीएसटी को लागू कर दिया था और इसके तहत देश में एक वस्तु एक कर की प्रणाली को अपनाई गई है। अब इस वीडियो में हम लोग ये समझते हैं कि आखिर जीएसटी क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसकी गणना कैसे की जाती है। आप अक्सर कहीं ना कहीं सुनते होंगे किसी वस्तु पर CGST लगता है, तो किसी पर SGST, तो किसी पर UTGST, तो किसी पर IGST लगता है। जीएसटी इन और जीएसटी एन में अंतर क्या होता है और रिटर्न जीएसटी क्या होता है। साथ ही इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि दुकानदार कैसे हमें इनपुट और आउटपुट जीएसटी को जोड़कर किसी वस्तु के बदले में हमें पैसे चार्ज करते हैं। तो चलिए इन सारे टॉपिक को इस वीडियो में हम लोग बेहतर तरीक़ा से आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हिंदुस्तान में जो राज्य ठीक से विकसित हुए हैं उनको विकास के अवसर तुरंत मिलते हैं, लेकिन जो राज्य पीछे रह गए हैं उनको वो अवसर तलाशने में बहुत दम गूंथना पड़ता है। उन राज्यों का कोई दोष नहीं है, प्राकृतिक संपदा से समृद्ध है। हमारा बिहार देखे, हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश देखे, हमारा पश्चिम बंगाल देखे, हमारे नॉर्थ ईस्ट के देखे, हमारा उड़ीसा देखें, संसाधन प्राकृतिक संसाधनों से भरे पड़े हैं। लेकिन अगर उनको ये व्यवस्था, जब जिस एक कानून की व्यवस्था मिल जाएगी, मैं साफ देख रहा हूं कि हिंदुस्तान का पूर्वी हिस्सा के विकास के में जो कुछ भी कमी रह गई है उसको पूरा करने का सबसे बड़ा अवसर इससे मिलने वाला है। हिंदुस्तान के सभी राज्यों को विकास के समान अवसर प्राप्त होना, यह अपने आप में विकास के राह पर आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा अवसर है। देखिए, हम आपको पिछले वीडियो में ये बता दिए थे कि सरकार हमसे टैक्स दो तरह से लेती है, एक डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स वैसे होते हैं जब सरकार किसी व्यक्ति के, खास व्यक्ति के इनकम पर पैसे लेती है, यानी जब किसी व्यक्ति पर डायरेक्ट सरकार उसके इनकम के द्वारा पैसे ले लेती है, उसे हम डायरेक्ट टैक्स के नाम से जानते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स वैसे होते हैं जब सरकार किसी व्यक्ति से डायरेक्ट न लेकर के इनडायरेक्टली उससे पैसे ले लेती है टैक्स के रूप में, तो इसे हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। सपोज कीजिए, जब हम किसी वस्तु को खरीदते या बेचते हैं तो सरकार उस वस्तु के मूल्य पर पहले से पैसे जोड़ ली है टैक्स वाला, और जब ही हम उसको खरीदते या बेचते हैं सरकार को टैक्स मिल जाता है, तो इसे हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल रूप से उस वीडियो में बता दिए थे कि टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, टैक्स की शुरुआत कैसे की गई और कैसे कैसे टैक्स की गणना होती है, ब्लैक मनी क्या होता है, ये सारे हम एक वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको पूरा कर दिए हैं। आप इस वीडियो के बाद से उस वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे। चलिए वापस अपने हम टॉपिक पे आते हैं, जीएसटी के बारे में। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर जीएसटी की आवश्यकता हमें पड़ी ही क्यों है। अभी भी बहुत ऐसे देश हैं जहाँ पे जीएसटी लागू हुआ ही नहीं है, जैसे अमेरिका है जो फेडरल कंट्री है, वहाँ पे जीएसटी लागू नहीं हुआ है और अभी भी वो हम लोगों से इकोनॉमी उन लोग का बहुत आगे है। ऐसा नहीं है कि जीएसटी उनमें लागू नहीं है तो उन बहुत पीछे हैं, हम लोगों से बहुत आगे हैं। विकसित देश में आता है, हम लोग विकसित देश में भी नहीं आते हैं। तो समझते हैं कि जीएसटी को हमें क्यों आवश्यकता पड़ी लागू करने की। देखिए, बहुत ऐसे रीज़न है इसका है, हम आपको एक बताते हैं मेन रीज़न, आप उसी को बस याद रखिएगा। हालांकि इसके रीज़न बहुत हैं। पहले जब 1999 के समय जीएसटी को शुरू किया गया था, 1999 के आसपास, जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री हुआ करते थे, उस समय जो है ना हमारे देश में जितने भी 2800 राज्य हैं, हर एक राज्य में जो है ना वैट रेट यानी वैल्यू एडेड टैक्स, ये हर एक राज्य में अलग अलग हुआ करता था। यानी किसी राज्य में वैट रेट अधिक होता था तो किसी में कम होता था, सेम वस्तु के प्राइस पर। अब वैट रेट क्या है, तो आप शॉर्टकट में इतना समझ लीजिए कि जब किसी वस्तु के मूल्य पर दुकानदार उसको अपना प्रॉफिट जोड़ करके कस्टमर को बेचता है तो उसे हम लोग वैट कहते हैं, यानी वैल्यू एडेड टैक्स। और जब उस पर जो है ना गवर्नमेंट को टैक्स मारती है, यानी जब कोई दुकानदार जो है ना किसी कस्टमर से, जैसे सपोज कीजिए किसी वस्तु का दाम 100 रुपया है और दुकानदार उसको जो है ना 20 रुपया अपना प्रॉफिट जोड़ के और कस्टमर को 120 रुपये में बेच दिया, तो स्टेट गवर्नमेंट उस पर टैक्स मारेगी कि तूने वस्तु के वैल्यू को बढ़ाया, यानी वस्तु के रेट को बढ़ा के बेचा है, टैक्स दो, जिसे हम लोग वैट के नाम से जानते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। आप कहिएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको वैट के बारे में पूरा डिटेल से बता देंगे कि जब यह वैट की प्रणाली आई थी ना तो दुकानदार पूरा इसको जो है ना अच्छे से विरोध प्रदर्शन किए थे, क्योंकि उनका प्रॉफिट जो है ना टैक्स के रूप में स्टेट गवर्नमेंट को चला जाता था। तो आप कमेंट कीजिएगा अगर आपको जानना है, तो वैट के बारे में एक सेपरेट वीडियो ला देंगे। चलिए हम लोग टॉपिक पे समझते हैं। तो हर एक राज्य में वैट जो था ना वो अलग अलग था।
अब नतीजा ये होता था, जैसे सपोज कीजिए आपको एग्जाम्पल बताते हैं कि मान के चलते हैं कि यूपी गवर्नमेंट ने जो है ना अपना वैट रेट को कम कर लिया और बिहार ने जो अपने वैट रेट को बढ़ा लिया। अब नतीजा इसका ये होगा कि कोई एक वस्तु है, मान के चलते हैं कि टाटा का कोई कार है। अब वो कार जो है ना यूपी में जो है ना थोड़ा सस्ती बिकेगी क्योंकि यहाँ पे वैट रेट कम है, और वही कार का प्राइस जो है ना बिहार में ज़्यादा हो जाएगा, महंगी बिकेगी क्योंकि यहाँ का वैट रेट जो है ज़्यादा है। अब नतीजा इसका ये होता था कि कंपनियां सारे उसी राज्य में चली जाती थी जिस राज्य में वैट रेट कम होता था, क्योंकि उनको उस वस्तु पे ज़्यादा प्रॉफिट होते थे। और जिस राज्य में वैट रेट अधिक होता था वहाँ पे कंपनियां कोई जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वहाँ पे वस्तु महंगे बिकते थे तो कंपनी को प्रॉफिट भी कम होता था। तो आप ज़रा सोचिए इस हिसाब से होगा क्या, तो जिसमें कंपनी ज़्यादा लगेगी जिस राज्य में, वहाँ का विकास दर बहुत तेज़ी हो जाएगा। और जिस राज्य में जो है ना वैट रेट को बढ़ा के बैठे हैं वहाँ पे कंपनी जाएगी नहीं कोई, तो वहाँ पे रोजगार मिलेगा नहीं, वहाँ पे विकास होगा नहीं, और वो राज्य ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पीछे रह जाएगा विकास के मामले में। इस हिसाब से एक तरह से विभिन्नता आ गई, कोई राज्य ज़्यादा विकसित, कोई राज्य पिछड़ा ही रह गया। तो सेंट्रल में बैठे सरकार ने दिमाग लगाया कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि जो है ना हर एक राज्य का जो है ना विकास एक बराबर हो जाए और सबका वैट रेट भी कम हो। इसके लिए जो है ना इन्होंने दिमाग लगाया कि आखिर ऐसा कौन सा रीजन है जो हर एक राज्य को, किसी को विकास में आगे कर रहा है तो किसी को पीछे कर रहा है। तो दिमाग लगाया गया, अरे वैट रेट। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस वैट रेट को हम लोग ना थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा इसमें कुछ कमी किया जाए, मतलब इसको चेंज किया जाए ताकि वैट रेट को हम लोग बदलें। इसके लिए उन्होंने जो है ना वैट रेट पे ऊपर ना एक और टैक्स लाया जिसका नाम है GST। हालांकि वैट रेट खत्म नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। GST की गणना जो है ना वैट रेट पर ही होती है, उसका वैल्यू एडेड टैक्स यानी जो वस्तु का मेन मूल्य है, जो वैल्यू बढ़ा हुआ है, उसी पर हम लोग GST को काउंट करते हैं। GST वैट रेट खत्म नहीं हुआ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया कि हम लोग एक ऐसा टैक्स लाते हैं जो हर एक राज्य में जो है ना एक समान, एक वस्तु के लिए एक समान टैक्स लगेगा। तो जिसके लिए लाया गया GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब जरा सोचिए, दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हैं, या तो आप सामान खरीदेंगे या बेचेंगे या कोई सर्विस होगा। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं या तो वो वस्तु होगा नहीं तो सर्विस होगा। जैसे मान के चले कि हम चीनी, प्याज, आटा, चावल, घी, नमक, तेल खरीदते हैं, ये सारे क्या हैं, वस्तु हैं जिसके बदले सरकार को टैक्स जाता है। और ऐसा भी होता है कि हम पैसे दें लेकिन हमको बदले में कोई सामान मिले नहीं। जैसे आप जाते हैं सैलून में, तो सैलून में क्या करते हैं कि जाके पैसा दे देते हैं, कहते हैं कि हमारा ऐसे हनीसिंग या जो भी कटिंग है हमको काट दो। तो वो क्या करता है, कैंची से ऐसे बाल को कुतर लेता है मशीन वगैरह से लगा करके। तो वो बदले में हमको कुछ पैसा, कुछ हमको वस्तु नहीं दिया और हमको उसको पैसा देना पड़ा। तो उन्होंने सर्विस किया। आप जैसे कोई स्टूडेंट है, अगर वो जाता है किसी ट्यूशन में पढ़ने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो टीचर क्या करते हैं, उससे पैसा ले लेते हैं, मंथली फी, ट्यूशन फी, बच्चा दे भी देता है। और टीचर बोलते हैं कि बाबू आके क्लास में बैठ जाओ और हम टाइम से आओ, हम पढ़ाते हैं, अपना पढ़ते रहो। बच्चे को टीचर ने कुछ भी नहीं दिया लेकिन केवल सर्विस किए, यानी उसको पढ़ाया, उसको किसी टॉपिक को समझाया, तो ये होता है सर्विस। तो दुनिया में दो ही चीज़ होता है, या तो वस्तु नहीं तो सर्विस। अब ये जो है ना GST को लागू किया गया, जिसके तहत जो है ना पूरे राज्य में एक वस्तु के लिए एक कर की प्रणाली को अपना दी गई। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि सारे राज्यों का जो है ना विकास एक समान होने लगा और किसी कंपनी को ये सोचना नहीं पड़ता था कि हम किस राज्य में जाके अपनी कंपनी को बैठाएं। अब सब पे तो सेम हो गया, सब पे टैक्स सेम है, तो किसी भी राज्य में जाए कंपनी अपना सुविधा देखे कि हमको कहाँ पे लड़के वगैरह सब ठीक ठाक है और कहाँ हमको ज़्यादा सुविधा मिलता है, वहाँ पे जाकर अपना प्लांट को बैठाए, अपना प्रोडक्शन करे, जिसके लिए GST को लागू किया गया। चलिए हम लोग GST से और आगे टॉपिक समझते हैं। इसमें छोटी छोटी बातें। GST का पूरा नाम समझ लिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु सेवा कर। ये जो है ना इनडायरेक्ट टैक्स के बदले जो है ना लागू किया गया था, यानी GST को लागू किया गया, वो इनडायरेक्टली टैक्स को हटा करके और उस पर GST को लागू कर दिया गया। और उसी इनडायरेक्टली टैक्स में वैट भी आता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सरकार जो है ना वस्तु पे लेती है, उसके वैल्यू पर बढ़ते हुए वैल्यू पर वैट को लेती है। तो इनडायरेक्टली टैक्स में भी क्या होता है, वैट ही आता है। हालांकि वैट खत्म नहीं हुआ है, आई रिपीट, वैट खत्म नहीं हुआ है। तो ये अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्टली टैक्स के बदले जो है ना GST को लागू किया गया। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि जब भी कोई सरकार देश में जो है कोई विधेयक यानी कोई कानून को पास कराती है, तो उसको स्वाभाविक सी बात है कि संसद भवन के दोनों सदनों में पास करना होता है, लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत से। लोकसभा राज्यसभा जब उसको पास कर दी तो फाइनली जो है ना राष्ट्रपति के सिग्नेचर से उस विधेयक को देश पर लागू कर दिया जाता है। और जब देश पर लागू करेंगे तो संविधान में तो जाके लिखना पड़ेगा
उससे संबंधित चेक करेंगे कि आर्टिकल कौन सा है, और उस आर्टिकल में आपको जाके लिखना पड़ेगा या संशोधन करना पड़ेगा कि हमने इस डेट को इतने मत से यह कानून को पास किया, देश में लागू किया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जीएसटी को जो है ना कितने बिल के तहत जो है ना इसको लाया गया था। अब समझते हैं थोड़ा सा कि ये बिल क्या है। देखिए, जब भी कोई देश जो है ना कोई कानून को लाती है और संसद भवन में पास करना चाहती है, तो वो कानून को लाई तो उसका एक नंबरिंग होगा और उस कानून का एक नाम भी होगा कि हाँ ये नंबर कानून है और उसका एक कॉमन नाम ये है। तो जब भी किसी कानून को जो है ना संसद भवन में लाया जाता है पास कराने के लिए या उस पर विचार परामर्श करने के लिए, तो उसे हम लोग बिल के नाम से जानते हैं। अब ये बात अलग है कि वो कानून संसद भवन पास करती है या उसको रिजेक्ट करती है, वो तो डिपेंड करता है संसद भवन के ऊपर, डिपेंड करता है दोनों सदनों के ऊपर। लेकिन सरकार ने तो प्रयास किया और उसको लाना चाहिए, संसद ने भले उसको पास नहीं किया, वो बात अलग है। तो उसको हम लोग बिल के नाम से जानते हैं। तो बिल इसका कितना नंबर था? 122वां नंबर बिल था ये जीएसटी। इसी के तहत अरुण जेटली जो नरेंद्र मोदी के समय में जो वित्त मंत्री थे, अरुण जेटली, वो जो है ना इस जीएसटी को बिल के समय 122वां बिल के तहत लाए थे। अब जब जो है ना इसको पास कर दिया गया, हालांकि इसको पास कर ही दिया गया, लागू हो गया है, तो जब इसको पास किया गया तो फिर जाके आपको संविधान में लिखना पड़ेगा ना कि जाके हम इतना इसको इस वाला विधेयक को पास किए हैं, तो इसको जाके संशोधन करके संविधान में लिखा गया, 121वां संशोधन हुआ। और जब 101वां संशोधन के तहत जीएसटी को लागू किया गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब संशोधन हुआ तो आपने किसी न किसी आर्टिकल में तो चेंजिंग किया होगा, और उसी आर्टिकल में आप चेंजिंग कर सकते हैं जिस आर्टिकल में पहले से इससे संबंधित कोई बातें लिखी हुई है। तो हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 269 यानी 269 में पहले से टैक्स संबंधी बातें लिखी हुई है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कैसे टैक्सों का बंटवारा होगा। तो जब जीएसटी को लागू किया गया तो आर्टिकल 269 यानी 269 में जा करके और उसमें संशोधन किया गया, 101वां संशोधन। और जब भी किसी आर्टिकल में संशोधन किया जाता है तो उस आर्टिकल में ABCD करके जोड़ा जाता है, जिसे हम लोग सब आर्टिकल के नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि उस आर्टिकल को हटा करके उस बात को काट करके और नया वाला जोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। संशोधन का मतलब होता है कि आप उसमें कुछ चेंजिंग कर रहे हैं, कुछ बदलाव कर रहे हैं, लेकिन उसका मूल ढांचा वही रहेगा जो पहले से है। तो आर्टिकल 269A के तहत जो है ना जीएसटी को बातें को लिखी गई। अब इसका कोई ना कोई तो देख रेख करने वाला कमेटी भी तो चाहिए जो जीएसटी संबंधी सारे बातों को, फैसले को ले या निरस्त करे, उसको देख रेख करे। तो इसके लिए एक काउंसिल होता है, कमीशन, जो आर्टिकल 279A में लिखा हुआ है। तो जीएसटी संबंधी जितने भी फैसले लेने होते हैं उसकी चर्चा भारत के संविधान आर्टिकल 279A में की गई है। अब यहाँ पे जो है ना मेंबर्स होते हैं, 33 मेंबर्स होते हैं इस काउंसिल में। और 33 मेंबर्स आते कहाँ से हैं? तो देखिए सिंपल सा है कि 28 हमारे राज्य हैं, तो 28 राज्य का हर एक राज्य का वित्त मंत्री जाएंगे, तो 28 को हो गए पहले मेंबर इसमें। और 3 जो है हमारे यूनियन टेरिटरी हैं, जम्मू कश्मीर है, पांडुचेरी है और दिल्ली है। इन तीनों का एक एक जो है ना राज्य का वित्त मंत्री जाएंगे यूनियन टेरिटरी का। तो 28 और 3 मिले कितना हो गए? 31 यानी 31। और 2 हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं वित्त मंत्री, जैसे एक तो अध्यक्ष ही हो गए निर्मला सीतारमण जी, और एक और होते हैं। तो 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के, 3 यूनियन टेरिटरी दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर के, और 28 हमारे राज्यों के वित्त मंत्री। ये टोटल मिलके 33 इसमें मेंबर्स होते हैं इस काउंसिल में जो जीएसटी संबंधी फैसले को लेते हैं। अब इससे क्वेश्चन कहेगा कि सबसे पहले किस देश ने जो है ना जीएसटी को लागू किया? तो फ्रांस। लेकिन कहेगा कि भारत में सबसे पहले जीएसटी को अपनाने वाला राज्य कौन था? तो असम। और सबसे देरी से किसने अपनाया? जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो है ना बवाल चल रहा है ना, 370 हटा हुआ है, तो जम्मू कश्मीर भी अपनाया। क्वेश्चन कहेगा कि सबसे पहले जीएसटी की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? तो विजय केलकर, याद रखिएगा, विजय केलकर समिति के द्वारा 2002 में इन्होंने सिफारिश की थी और उसके तहत जीएसटी को लागू किया गया। 12वें वित्त आयोग के तहत जो है ना इसको समिति को लाया गया था, केलकर आयोग यानी विजय केलकर। अब इसके समझते हैं टाइप्स कितने होते हैं जीएसटी के। देखिए सिंपल सा है, जीएसटी के जो है ना 4 टाइप्स हैं, आपको हम शुरू में बता दिए हैं। CGST, SGST, UTGST, IGST, ये 4 टाइप्स हैं जीएसटी के। इनका फुल फॉर्म भी बहुत ईजी है। CGST मतलब कि C फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। SGST मतलब कि S फॉर स्टेट्स, तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। UTGST मतलब कि यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ITGST यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी को लेकर के लोगों के मन में एक बहुत बड़ा डाउट रहता है कि क्या हमें जीएसटी के ये चारों टाइप्स को भरने हैं या इनमें से कौन कौन से टाइप हमें भरने हैं। तो पहले हम आपको बता दें कि जीएसटी का आपको ये चारों टाइप्स नहीं भरने हैं, इनमें से कोई आपको 2 ही भरना है।
अब वो डिपेंड करता है कि इसमें से आप किस कैटेगरी में आपका कौन सा काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको 2 ही टैक्स भरने हैं, आपको चारों नहीं भरने हैं। और इसी को लेकर के जब जीएसटी को लागू किया गया तो लोग में बवाल हो गया कि इतना ज़्यादा सरकार हमसे टैक्स ले रही है, ये तो तानाशाही है, बहुत ज़्यादा बवाल हो गया था जीएसटी को लेकर के। तो आपको चारों टैक्स इसमें नहीं भरना है। अब एक एक करके समझते हैं कि कब हमको कौन से इसमें जीएसटी को भरना है। तो पहला आता है CGST, जैसा कि इसका नाम से ही कन्फर्म है, C फॉर सेंट्रल, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, केंद्र सरकार के द्वारा लिए जाने वाला टैक्स। तो वैसे जीएसटी यानी वैसे टैक्स, देखिए टैक्स और जीएसटी दोनों एक ही है। हम आपको टैक्स बोलेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि जीएसटी की ही बात हो रही है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स को तो हटा करके जीएसटी लाया गया है। तो आप समझ लीजिएगा कि टैक्स जीएसटी लगभग दोनों एक ही है इस वीडियो में। तो वैसा टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना लेती है, यानी किसी वस्तु पे, उसे हम ना CGST के नाम से जानते हैं। अब चूंकि पूरा देश जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है, सारे राज्य भी इसी में आते हैं, तो हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, यानी पूरा देश के अंदर कहीं भी कुछ प्रोडक्शन हुआ तो उस पर अगर जीएसटी है, जीएसटी के अंदर वो आता है दायरे में, तो उस पर जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है, यानी उसमें जीएसटी लेगा। अब कैसे कैसे लेगा, अभी इस वीडियो में आपको आगे समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे 50-50 होता है, आधा आधा। तो CGST पूरा देश पे लागू होता है, हर एक राज्य पे। किसी भी राज्य में कुछ भी प्रोडक्शन होता है, जैसे मान के चलिए कि कुछ कार बना, तो कार का प्रोडक्शन हुआ तो उससे भी CGST लगेगा, क्योंकि वो किसी राज्य में हुआ। तो राज्य का तो पहले है, अभी उसमें हम सेकंड पे आते हैं, पर पहले तो देश का है, राज्य का तो बाद में है, पहले तो देश का है। तो देश के वजह से जो है ना CGST उस पर लगेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट उससे GST यानी टैक्स ले लेगी। तो CGST आप समझ लिए। सेकेंड है SGST। SGST इसका भी नाम सिंपल है, S फॉर स्टेट, यानी स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वैसे टैक्स, वैसे जीएसटी जो स्टेट के द्वारा खास करके लिया जाता है। जैसे मतलब अलग अलग जो राज्य हैं हमारे देश में, तो पूरा 28 राज्य है, तो अलग अलग राज्यों के हिसाब से जो है ना जो टैक्स दिया जाता है जीएसटी, उसे हम SGST के नाम से जानते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी तो उससे हम CGST, स्टेट लेगा तो SGST। सिंपल सा है, कोई बड़ा नहीं। अब इसमें कुछ कुछ ऐसे टॉपिक याद रखिएगा सेक्टर जो SGST के अंदर आते हैं। जैसे होटल टैक्स हो गया। होटल टैक्स मतलब कि अगर आप होटल बड़ा सा मान लीजिए को होटल को आप खोल रहे हैं, तो होटल में खोल रहे हैं तो उसको आपकी इनकम वगैरह जो बढ़ता है तो आपको तो जीएसटी को भरना होता है। आप उसमें बहुत से वस्तु वगैरह प्रोडक्शन करते हैं, लोगों को खिलाते पिलाते हैं, अगर बड़े लेवल पर हो गया तो आपको जीएसटी तो भरना ही है। इसके अंदर वैट भी आता है, चूँकि वैट के अंदर ऊपर ही तो आया है जीएसटी। जीएसटी की गणना ही होती है वैट के ऊपर, यानी वैल्यू एडेड टैक्स, यानी किसी वस्तु का रेट बढ़ा के दुकानदार बेचेगा ना तो उसी पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है ना जीएसटी मारा जाएगा और वो वैट के तहत जो है ना जीएसटी को काउंट किया जाता है। व्हीकल टैक्स हो गया, जैसे गाड़ियों का जितने भी इंश्योरेंस होते हैं, जैसे बजाज हो गया, महिंद्रा हो गया, जितने भी इसमें आते हैं, कोटक का हो गया, जितने भी इसमें जो है ना गाड़ियों का जो लाइसेंस वगैरह बनाया जाता है या जो भी इंश्योरेंस होते हैं, वो सारे टैक्स ऊपर जो करता है पेमेंट पे, तो वो सारे जो है ना SGST के अंदर आते हैं। अब सपोज कीजिए कि उत्तर प्रदेश में कोई कार बना और वो कार जो है ना जीएसटी पे है, चूँकि कार जो है उस पर 28% जीएसटी लगता है, लग्जरियस वगैरह है, कार आदमी शौक से चलाता है, शौक से, गरीबी मजबूरी से नहीं चलाता है। अरे किसी का मजबूरी थोड़ी होगा जी कार खरीदने के लिए, कार खरीदना मजबूरी वो बात अलग है, दहेज वगैरह का तो अलग कंडीशन है, आप भी समझते हैं। तो कार जो है ना कोई प्रोडक्शन हुआ उत्तर प्रदेश में, टाटा ने मान लीजिए किया, अब उस पर 28% जीएसटी ठोकेगा सरकार। अब जो है ना, अब ऐसा थोड़े है कि केवल यानी स्टेट के द्वारा ले लिया जाएगा जीएसटी, सेंट्रल कहाँ गया? तो आप बताइए तो उस कार पे कौन कौन सा जीएसटी लगेगा बताइए। देखिए उस पर जो है ना स्टेट गवर्नमेंट तो लेवे करेगा, क्योंकि उस स्टेट के अंदर प्रोडक्शन हुआ, यूपी में हुआ, और पहले ही से बैठा है ऊपर CGST, आओ इधर आओ, देश के अंदर है, हम बोलेंगे तो CGST तो लेवे करेगा, SGST लेगा, दोनों लेगा। तो अगर किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन किसी राज्य में होता है तो उस राज्य यानी वो स्टेट जो है गवर्नमेंट तो लेवे करेगा, यानी SGST लगवे करेगा, साथ ही लगेगा CGST। अरे हम कहाँ गए जी, हमारा पैसा कहाँ से आएगा? तो किसी भी वस्तु के प्रोडक्शन पे CGST SGST तो नेसेसरी है। नेसेसरी ये नहीं है मतलब स्टेट के अंदर प्रोडक्शन होगा तो SGST तो नेसेसरी हो गया और CGST तो सबसे है, मतलब आप सीधा समझिए ना कि CGST पूरा नेसेसरी है। अगर किसी स्टेट को होता है तो स्टेट लेवे करेगा, सेकंड पे आ जाएगा, और CGST नेसेसरी है, ये पूरे देश पे लागू होता है। चलिए थर्ड नंबर है UT GST।
देखिए यूटी मतलब होता है कि यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो यूटीजीटी यानी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी वैसे राज्य जो केंद्र के अधीन जो है ना होते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, पांडिचेरी हो गया, जम्मू कश्मीर है। तो यूटीजीएसटी में केवल दिल्ली आता है, ध्यान रखिएगा, केवल दिल्ली आता है। और ये बाकी चूंकि जम्मू कश्मीर वगैरह में अभी जो सीएम है उनका भी तो खास पावर होगा। देखिए जितने भी यूटी जो इंडियन टेरिटरी होते हैं वहाँ के जो सीएम होते हैं ना, यानी मुख्यमंत्री, उनको कोई खास पावर होता नहीं है। वो सारा जो है, चूंकि नाम ही इसका क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, तो सारा जो है डिसीजन लगा कहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। तो यूटीजीएसटी में केवल दिल्ली आता है। अब दिल्ली को भी तो वो भी तो एक तरह से स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है बट स्टेट है, तो उसके अंदर भी तो जीएसटी लगेगा। तो अगर दिल्ली गवर्नमेंट जो है ना, वहाँ के जैसे अरविंद केजरीवाल जी वहाँ के सीएम हैं, अगर वो लेते हैं जीएसटी किसी वस्तु पे तो यूटीजीएसटी आता है, क्योंकि उसका भी तो डेवलपमेंट चाहिए कि नहीं। देखिए स्टेट अपना पैसा जल्दी छोड़ते नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा ले लेते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसा नहीं छोड़ती है। दोनों अपने हिसाब में एकदम बराबर, एकदम समझिए कि 36 का आंकड़ा चलता है, ना हम छोड़ेंगे ना तुमको, ना लेने देंगे अधिकार ना देंगे, दोनों होता है। तो अगर जो है ना यूनियन टेरिटरी जो है ना, जैसे दिल्ली हो गया, जीएसटी किसी वस्तु पे जोड़ता है तो जो है ना उसको यूटीजीएसटी कहते हैं। देखिए ये और ये दोनों में कुछ अंतर नहीं है, ये कंप्लीट स्टेट है और ये जो है ना यूनियन टेरिटरी है, बाकी दोनों सेम ही है, उतना खास अंतर नहीं है। तो अभी समझ लिए तीनों। अब इसमें भी लगेगा तो ये भी लगेगा। देखिए स्टेट पर लगेगा एसजीएसटी, तो एसजीएसटी पर जो है ना सीजीएसटी लगता ही है। यूटीजीएसटी है उससे भी सीजीएसटी लगता ही है, मतलब कि ये तो सिर्फ नेसेसरी है और ये जो है ना अलग अलग कंडीशन है। चौथा नंबर इसका है ना आईजीएसटी। देखिए सबसे मेन कॉम्प्लिकेटेड होता है ना आईजीएसटी को समझना, कि थोड़ा सा मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट का बात होता है, मतलब कि एक्सचेंज करना। जैसे आईजीएसटी मतलब होता है कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए जब भी क्या होता है कि एक स्टेट में कोई वस्तु जो है ना, कोई सामान बना और उसको बेचते बेचते मान लीजिए कि स्टेट चेंज कर दिए। जैसे यूपी में मान के चलते हैं कोई वस्तु का प्रोडक्शन हुआ, कोई भी वस्तु का, अब उसको तो केवल यूपी में तो थोड़े बेचेंगे, अरे उसका प्रोडक्शन दूसरे भी स्टेट में तो होगा, बिहार में और भी आस पास दिल्ली है, उधर मध्य प्रदेश है, गुजरात है, सब में तो प्रोडक्शन उसका सेलिंग होगा। तो जब किसी एक राज्य से कोई वस्तु बना और उसका सेलिंग किसी दूसरे स्टेट में होता है, मतलब कि बेचा खरीदा जाता है, तो वहाँ पे लगता है आईजीएसटी। वहाँ पे ये स्टेट और यूटीजीएसटी हट जाएगा, आप वहाँ पे लगेगा आईजीएसटी। समझिए ध्यान से। अब इसमें लेकर थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है हल्का सा आईजीएसटी। जैसे सिंपल एग्जांपल समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। मान के चलते हैं कि यूपी में कोई कार बना, कार, अब उस पर जो है ना जब बना तो वहाँ पे एसजीएसटी तो लगेगा ही, क्योंकि किसी भी राज्य में कोई भी वस्तु का प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे एसजीएसटी तो नेसेसरी रूप में लगेगा ही। तो यूपी में कोई कार बना, अब वो कार जो है ना यूपी में बिका, तो अगर केवल यूपी में ही बिक गया तो वहाँ पे केवल एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा, क्योंकि वो यूपी स्टेट को छोड़ा नहीं है और यूपी में ही चूंकि प्रोडक्शन हुआ और वहीं पे बिक रहा है, तो वहाँ पे एसजीएसटी तो लगेगा और सीजीएसटी तो नेसेसरी है, मतलब कि दो को लगेगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी। आईजीएसटी पर नहीं लगेगा। लेकिन झंझट तब होता है जब वही कार यूपी राज्य को छोड़कर भारत के किसी अन्य राज्य में बिकना शुरू हो। यानी वही मान चलिए कार जो है ना चला गया कहाँ पे, बिहार में बिकना शुरू हो गया। अब जैसे ही वो कार जो है ना बिहार में बिका, यानी बिहार का व्यापारी या कोई भी खरीदा, अब तो वो स्टेट चेंज हो गया, अब वहाँ पे एसजीएसटी बिल्कुल नहीं लगेगा, वहाँ पे लगेगा आईजीएसटी। और चूंकि सीजीएसटी तो सब जगह लग रहा है, तो आप एक ही बार मान लीजिएगा सीजीएसटी तो सब पे लगेगा, तो वहाँ पे लगेगा आईजीएसटी और सीजीएसटी। अब इस कंडीशन में होगा ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि जो है ना हमको जीएसटी किसको देना है, टैक्स किसको देना है। जैसे कार बिका यूपी से बिहार में, तो कार पे जनरली जो है ना 28% का टैक्स लगता है जीएसटी, क्योंकि कार जो है ना लग्जरियस है, कोई जो है ना शौक से खरीदता है, तो शौक से खरीदेगा तो जीएसटी भी एकदम दबा के मारता है उस पर गवर्नमेंट, क्योंकि कार कोई मजबूरी में थोड़े खरीदता है, वो बात अलग है। दहेज वगैरह का आप समझते हैं, दहेज वगैरह का जो आदमी मजबूरी में देता है वो बात अलग है। तो कार चूंकि लग्जरियस है, लग्जरियस में एकदम जीएसटी दबा के आप घूमिएगा एकदम 4 व्हीलर पे जीएसटी। अब जैसे वो कार जो है ना यूपी स्टेट से बिक गई कहाँ पे, बिहार में, तो पूरा 28% का जो जीएसटी है ना, उस पर जितना भी पैसा आया टैक्स के रूप में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी कहाँ से, यूपी से। 2 पैसा दे दो, तुम्हारे बस का नहीं है, अब तुम्हारा स्टेट चेंज हो गया, पूरा जीएसटी हमको लाओ। पूरा 28% का जीएसटी जो है ना टैक्स, वो ले लेगी कौन, सीजीएसटी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट।
अब ये जो है ना देखेगा आराम से, ध्यान से ऐसे चुपचाप देखेगा कि वो कार जो है ना कहाँ पे फाइनली जाके मतलब बेचा रहा है। तो बिहार में बिक गया। अब ये जो है देखिएगा, हाँ बिहार में बिक गया, एक काम करो आधा पैसा ले लो बिहार। तो ये जो सी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 28% में 14% जीएसटी जो है ना सीधे दे दिया कि इसको बिहार को कि तुम कार खरीदे हो, और 14% अपने रख लिया। क्योंकि कभी भी जीएसटी का बंटवारा जो होता है ना वो आधा आधा होता है। आधा जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेती है और आधा जो है ना अपने स्टेट के हिसाब से जिसको देना है दे देती है। आधा आधा का होता है 50-50। तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि ये जो IGST है ये फाइनली उसी को मिलता है, उसी स्टेट को जिस स्टेट में वस्तु बिकती है। तो जब बिकती है तो एक तरह से क्या होगा, वो टारगेट हो गया कि हाँ जिस स्टेट में जाके वस्तु बिकेगा सेंट्रल गवर्नमेंट उसी को दे देगा, लो लो IGST ले लो। तो टारगेट हो गया, टारगेट मतलब एक तरह से डेस्टिनेशन हो गया कि जिस स्टेट में जाके बिका उसी को जो है ना IGST मिलेगा। तो इसीलिए हम IGST को डेस्टिनेशन टैक्स भी कहते हैं या डेस्टिनेशन GST भी कहा जाता है। अब यहाँ पे भयंकर बवाल ये हो गया कि सारे राज्य, जिस राज्य में प्रोडक्शन होता था ना उस सब एकदम गुस्सिया गया सब एकदम कि यार हम प्रोडक्शन करेंगे, आज IGST देगा दूसरे को, जो खरीदेगा तो हमको क्या मिलेगा। वहाँ पे सब गुस्से आता था सब। अब आप समझिए ज़रा कि जिस राज्य में प्रोडक्शन हुआ तो हक तो उसी को बनता है कि हाँ पूरा उसका टैक्स वो ले ले और सेंट्रल गवर्नमेंट ले ले। जो खरीदेगा आखिर उसमें उसका क्या हाथ है, केवल तो खरीदा है, प्रोडक्शन थोड़ा किया है। तो खरीदा है तो उसको जो है ना क्यों टैक्स मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको टैक्स क्यों देगी IGST के रूप में। तो समझिए लॉजिक समझिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉजिक ये है, मतलब ये सही भी है कि जिस राज्य में कोई सामान बना तो वहाँ पे तो स्टेट गवर्नमेंट ने उस वस्तु पर खरीद विक्रय पर टैक्स लेती ही है, यानी सेलिंग पे तो टैक्स लेता ही है। जैसे वो स्टेट चेंज किया तो जिस स्टेट में जो है वो वस्तु बिका तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मानना है कि जहाँ पे बिका IGST का आधा का अधिकार जो है उस वस्तु पे उसी राज्य का है जिसमें कोई वस्तु बिका। क्योंकि जिसमें बना तो पहले ही से जो है ना उस पर GST अपना ले रहा है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना IGST के रूप में उसी स्टेट को GST देती है जिस स्टेट में कोई वस्तु बिकता है। जब किसी व्यक्ति को GST भरना होता है तो सरकार कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को बोलेगी या कोई ना कोई जगह ऐसा बताएगी या कोई ऐसा वेबसाइट बनाएगी या कोई एप्लीकेशन को डेवलप कराएगी ताकि वो व्यक्ति जो है ना कोई भी व्यक्ति उस एप्लीकेशन या वेबसाइट पे जा करके इजली रूप से GST को भर पाए, अपना जो भी बकाया वगैरह है ड्यू वगैरह हर अच्छे से मतलब कि फाइल कर पाए GST को। तो इसके लिए सरकार ने जो है ना बहुत पैसा खर्चा किया, 1380 करोड़ रुपये खर्चा करा के एक एप्लीकेशन को डेवलप कराया। यह एप्लीकेशन जो है ना बेंगलोर में बनाया गया इन्फोसिस कंपनी के द्वारा। इसी एप्लीकेशन को हम लोग शॉर्टकट बोलते हैं GSTN, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, N फॉर होता है नेटवर्क। तो GSTN एक तरह से क्या है, एप्लीकेशन है जिसको बनाया गया बेंगलोर के कंपनी है, इन्फोसिस कंपनी का नाम है, इसी के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष हैं किनके देखरेख में हुआ, श्री NR नारायण मूर्ति। ये बहुत मतलब समझिए कि एप्लीकेशन के क्षेत्र में जो इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ये इन्फोसिस कंपनी जो है ना बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर को डेवलप करती है। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा ऐसे गेम बना दी टिकटॉक, ऐसे कुछ नहीं, बड़े बड़े जो है ना एप्लीकेशन को डेवलप कराती है ये इन्फोसिस कंपनी। जैसे बैंकों के लिए कोई एप्लीकेशन करना है, बैंक के लिए कोई एप्लीकेशन डेवलप कराना है तो वो इन्फोसिस कंपनी करती है। अब जब GSTN पे आप जाइएगा तो ऐसा थोड़े है कि GSTN पे गए आधार से कहीं ना कहीं लॉगिन कर देंगे बिना कुछ नंबर का। कुछ ना कुछ तो आपके पास नंबर होगा, ID प्रूफ होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। इसके लिए जो है ना सरकार यानी GST भरने के लिए सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो जब व्यक्ति को GST भरना है तो कहीं ना कहीं तो नंबर चाहिए। इसके लिए सरकार एक नंबर देती है जिससे हम लोग बोलते हैं GSTIN, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IN मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो व्यक्ति को जो है ना ये GSTIN नंबर मिलता है, यानी आइडेंटिफिकेशन नंबर। और उसी नंबर के थ्रू जा करके आप GSTN पे जाइए और वहाँ पे लॉगिन कीजिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वगैरह से लेकर के, और आप वहाँ पे अपना रिकॉर्ड देखिए कितना भरना है। अब जो GSTIN होता है इसमें 15 अंक का एक नंबर होता है। आपको एक नंबर दिया जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर 15 डिजिट का, जिसमें शुरू का जो 2 डिजिट होते हैं ना, 2 कोड समझिए, वो स्टेट को दिखाता है कि आप किस स्टेट से जो है ना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं या GST को भर रहे हैं, ताकि सरकार को मतलब कि ढूंढने में आसानी हो जाए कि इसी स्टेट का ये व्यक्ति है। तो 15 डिजिट में शुरू का 2 डिजिट होता है वो स्टेट का कोड होता है। यहाँ पे हम रैंडमली लिखे हैं AH, आप AH नहीं होता है, ये कोड होते हैं 2। ध्यान रखिएगा स्टेट का इन है कि स्टेट का 2 नाम होगा, जैसे बिहार का होता है BR, EP का होता है UP, ऐसा नहीं है, कोड होते हैं ताकि पकड़ने में आसान रहे। और बाकी जो बीच का जो 10 होता है ना डिजिट यहाँ पे, जैसे एक्सेस मारे हैं ना,
ये आपका पैन नंबर होगा उस व्यक्ति का होगा जिस व्यक्ति ने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराया। तो जो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनका 10 डिजिट का जो पैन नंबर होता है पैन कार्ड का, उसको यहाँ पर रखा रहता है बीच में, जो एक्सेस मारे हैं। और बाकी का जो लास्ट का 3 डिजिट है ये रैंडम होते हैं। रैंडम मतलब कि फ्री, कुछ भी हो सकते हैं। और यही तो 3 को जो है ना यहाँ पे अलग कराता है किसी को। अब जीएसटी इन के बाद समझते हैं कि इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी क्या है। देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि इनपुट क्या है आउटपुट क्या है। तो पहले बेसिक समझ लीजिए। इनपुट का मतलब होता है कि वैसे जीएसटी जो सरकार को मिलता है, यानी जब सरकार जो है ना किसी जीएसटी यानी टैक्स को प्राप्त करती है तो उसे हम लोग इनपुट जीएसटी के नाम से जानते हैं। आउटपुट क्या हुआ, इसी का उल्टा। जब सरकार किसी जीएसटी को रिटर्न करती है, मतलब कि पैसे देती है किसी व्यक्ति को जीएसटी के रूप में, मतलब कि वापस कर देती है, उसे हम लोग आउटपुट जीएसटी कहते हैं। तो इनपुट और आउटपुट जो है ना ये सरकार के फेवर में जो है रखा गया है, व्यक्ति के फेवर में नहीं है। ये मत समझिएगा कि व्यक्ति के लिए इनपुट है मतलब कि आ रहा है और व्यक्ति दे रहा था आउटपुट, ऐसा नहीं है। व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सरकार के लिए है। चूंकि जीएसटी लेन देन सरकार की जिम्मेवारी है, वही तो लेती है। तो इनपुट मतलब कि सरकार लेती है, आउटपुट मतलब कि सरकार देती है। अब इसको आप एग्जाम्पल समझिए, बहुत ईजी है। मान के चलते हैं किसी कोई वस्तु है और उसका प्राइस जो है ना 100 रुपया है और उस पर जीएसटी लग रहा है 10%। जैसे देखिए 10% जीएसटी होता नहीं है। देखिए जीएसटी के स्लैब जो है अलग अलग होते हैं हर एक वस्तु पर, यानी अलग अलग वस्तुओं पर जीएसटी का रेट जो है ना अलग अलग होता है। उसी को हम लोग जीएसटी स्लैब के नाम से जानते हैं। जैसे 5% जीएसटी होते हैं, 12% होता है, 18% होता है और उसके बाद से सीधे 28%। यानी मैक्सिमम जो जीएसटी लगता है वो 28% लगता है। जो लग्जरियस कार वगैरह होता है ना 28% लगता है और एजुकेशन पे 18%। तो कोई वस्तु है जिसका रेट है 100 रुपया और उस पर जीएसटी लग रहा है 10%, मान के चलेगा समझने के लिए। तो 100 का 10% निकालेंगे तो 10 आएगा। तो वो बिकेगी कितना में, तो 100 रुपये का रेट में है और 10 रुपया जो है ना उस पर जीएसटी लग गया तो वो बिक जाएगा 110 रुपये में। तो मान के चलिए कि यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है, एक दुकानदार, वो किसी दूसरे दुकानदार को बेच रहा है। इसे सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे 3 आदमी हैं, ए बी सी। यहाँ पे मान के चलते हैं कि ए कोई आदमी है, बी कोई आदमी है, सी कोई आदमी है। इसको आप आराम से समझिए, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। सी मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कस्टमर है, कस्टमर। और ए और बी दोनों क्या है, दुकानदार हैं। तो ए जो है ना 100 रुपये का कोई वस्तु को बेचा और 10% इस पर जीएसटी लग गया सरकार के द्वारा, स्टेट के द्वारा। तो फाइनली जो है ना ये इसका रेट कितना हो जाएगा, 110 रुपया हो गया। ये इतना में बी खरीदेगा, यानी ए बेच देगा बी को, और बी भी यहाँ पे मान लीजिए दुकानदार है, तभी समझ आएगा अच्छे से इनपुट आउटपुट। तो 110 रुपये में बी इसको खरीद दिया। तो बी के लिए क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस 110 रुपया, यानी इतना में खरीद दिया। अब बी चाह रहा है, अब यहाँ समझिए, यहाँ पे बी चाह रहा है कि इस वस्तु को जो है ना हम इस पर 50 रुपया प्रॉफिट लें। 50 रुपये मान लीजिए प्रॉफिट चाह रहे हैं। 110 में खरीदा बी ए से, अब 50 रुपया प्रॉफिट लिया यानी लाभ ले लिया। तो वस्तु का रेट कितना हुआ, 160 रुपया, मतलब कि जो घटा के 100 में 60 रुपया हो गया। फिर गवर्नमेंट जो है इस पर टैक्स मारेगा जीएसटी, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, वैल्यू को बढ़ाया जा रहा है। चूँकि खरीदा गया कितना, 110 रुपये में जीएसटी लेकर के, अब वैल्यू अब बढ़ा कर बेच रहे हैं। तो जैसे वैल्यू अब बढ़ाते हैं ना किसी वस्तु का, तो वहाँ पे लगता है वैट। वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स। तो यहाँ पे तो वैल्यू देखिए तो बढ़ ही रहा है। 50 रुपये दुकानदार जो है ना कस्टमर से सोच रहा है कि लाभ ले ले, प्रॉफिट, तो बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है। तो जैसे वस्तु का रेट बढ़ा, लगेगा कौन सा टैक्स, वैट लगेगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे जो है ना 50 रुपये प्रॉफिट लेंगे तो 160 रुपये इसका ही हो गया। फिर कहेगा गवर्नमेंट, अरे तू लाभ लिया, कस्टमर को ठग रहा है, जीएसटी भरो, वैट दो, वैट। ऐसी को लेकर बवाल हुआ था। तो मान के चलिए फिर से 10% लग रहा है यहाँ पे वैट, सपोज कीजिए, यानी जीएसटी। तो 160 रुपये तो ये हो गया, दोनों मिला के प्रॉफिट होगा। आज 10% निकालेंगे, 160 का 10% तो 16 रुपये हुआ। तो 110, 50 रुपये प्रॉफिट या 16%, 16 रुपये हो गया जीएसटी यानी वैट के रूप में। टोटल मिलकर हो गया 176 रुपया। अब यहाँ पे समझिए इनपुट आउटपुट क्या हुआ। जब यहाँ पे 10% जीएसटी लगा था, यानी दुकानदार जो ए था ये 10% जीएसटी दिया था कि नहीं पहले से गवर्नमेंट को, तो वस्तु तो एक ही कोई वस्तु है। तो जब ये दुकानदार ए जो है ना 10% जीएसटी भरा, तो वो 10% जीएसटी जो है ना सरकार के लिए इनपुट जीएसटी कहलाता है, क्योंकि ये 10% सरकार के खाते में चला गया जीएसटी के रूप में। तो ये क्या हुआ, इनपुट जीएसटी। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। अब आउटपुट देखिए, लेकिन अब बताइए ध्यान से कि ये जो एक ही वस्तु है उस पर 2 बार टैक्स लग गया, लग नहीं गया यहाँ पे। इसके साथ देखिए तो एक बार 10% यहाँ पे जीएसटी लग गया, यहाँ पे एक बार जो है फिर 10% यहाँ पे लग गया। तो ये थोड़ा हुआ, हम लोग में जो होता है ना, यानी अपने देश में वो एकल कर प्रणाली है। यानी एकल मतलब होता है कि एक वस्तु पर एक टैक्स, 2 बार टैक्स नहीं लीजिएगा एक वस्तु पे।
तो नियम से तो यहाँ पे एक ही बार लगना चाहिए, लग गया दो बार। एक बार ए भरा, एक बार बी भर दिया वैट के रूप में। तो फिर जो है कहेगा बी कि ए भरवे किया, यानी बी जो है ना इधर से भरवे किया, फिर हम बेचेंगे तो हमारे को जीएसटी लीजिएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का नहीं बाबू, देखो ऐसा नहीं है। अब समझो आगे आउटपुट जीएसटी क्या है। तो गवर्नमेंट बताए बी को, क्योंकि बी जो है ना ए से जब खरीदा था तो 10% जीएसटी तो दे के खरीदा था, 10% जीएसटी बी ने दिया था 10 पे, तो ए बेचा उसको। तो बी तो यहाँ पे भर चुका है 10 पे जीएसटी। जब बी बेचा सी को, कस्टमर को, तो फिर 10% जीएसटी भरा। तो बी कहे गवर्नमेंट से, हम पागल है क्या कि इधरों जीएसटी लीजिएगा उधरों लीजिएगा, हमको दूध जो भरे के वस्तुओं पे, तो कस्टमर को पूरा माथा पेच देगा सब, ये सब ठोकेगा जीएसटी खूब बड़ा, हमको 200 पे चाहिए फायदा, इसको बढ़ा देगा, कस्टमर बेचारा पीस जाएगा। अल्टीमेटली जीएसटी भरते हैं कौन है? कस्टमर जो खरीदता है। दुकानदार को बीच में क्या दिक्कत है? एक हाथ से लेना है, एक हाथ से दे देना है, ठोक के उस पर बढ़ा देते हैं सब। तो बी कहेगा कि हम दो बार जीएसटी क्यों दे, एक वस्तु पे एक बार टैक्स लगना चाहिए जीएसटी। तो यहाँ पे जो 10% 10 रुपये इनपुट था सरकार के लिए, अब होगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो 16 रुपये दे रहा है ना, जो दुकानदार बी जो है ना 16 रुपये यहाँ पे दे रहा है जीएसटी के रूप में गवर्नमेंट को। तो कहेगा बी कि हम यहाँ पे 10 रुपया हम ही तो दिए थे पैसा ये को, ये 10 रुपये लौटाइए। तो सरकार का ये काम करो, 10 रुपये पहले से दे दिए हो और यहाँ पे तुमको देना है कितना? 16 रुपया। 10 रुपये तो रख लो और यहाँ पे दे दो कितना हमको? 6 रुपया, क्योंकि 10 रुपये इसमें से रख लेगा तो 6 रुपये न बचा। तो यहाँ पे जो बी है ना, दुकानदार गवर्नमेंट को 6 रुपये देगा और ही बढ़ा के जीएसटी, क्योंकि 10 रुपये इधर से पहले से भर दिया है। तो बात एक ही हुआ, इधर से मांग चलिए बी जो है ना 16 रुपये सीधे दे दिया गवर्नमेंट को जीएसटी के रूप में, तो फिर इधर से गवर्नमेंट 10 रुपये लौटाएगा। तो जैसे गवर्नमेंट पैसा लौटाता है इधर लौटाएगा, उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। अब यहाँ पे लोगों को एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उन्हें लगा कि 10% जीएसटी हम इधरों भरेंगे खरीदते समय, और जब बेच रहे हैं तो बढ़ा के जैसे बेच रहे हैं तो सरकार वैट के रूप में जीएसटी 10% इधरों मार दी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो इस हिसाब से एक वस्तु पे दो बार टैक्स हो गया, जो गलत है। हमारे इंडिया में क्या है कि एक वस्तु पर एकल प्रणाली लागू है, तो टोटल 20% आपको जीएसटी नहीं देना है। आप इधर से जीएसटी 10% दे रहे हैं तो आपको सरकार इधर 10% फिर से आपको जीएसटी आउटपुट भी तो कर रही है, दे रही है आपको वापस, छोड़ नहीं आप दिए इधर से। लेकिन जरा सोचिए कि ये पूरा जो लेन देन का जीएसटी का झमेला है, ये घूम फिर के अल्टीमेटली किस पे बोझ बन रहा है? तो कस्टमर पर। देखिए तो यहाँ पे ये दोनों बेचारा दुकानदार जो है खरीद बिक्री किया, आप पूरा घुमा फिरा 176 रुपये हो गया, 100 रुपये का वस्तु 176 रुपये यहाँ पे प्राइस पर गया इस कस्टमर के लिए। अरे दुकानदार क्या जाता है, एक हाथ से इधर से जीएसटी देगा सरकार को, दूसरे हाथ से कस्टमर से ऐंठ लेगा बढ़ा के पैसे दे। अल्टीमेटली बोझ पड़ता है किस पे? कस्टमर पे, जो चीज़ों को खरीदता है। अब यहाँ पे एक और छोटा सा टॉपिक आता है, रिटर्न जीएसटी। देखिए रिटर्न जीएसटी बहुत ईजी है, ये लागू होता है जीएसटी इन पर, यानी वैसे व्यक्ति, जैसे सपोज कीजिए किसी व्यक्ति के पास जो है ना कोई कंपनी है, तो उसको तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जीएसटी के लिए, यानी उसके पास जीएसटी इन होगा, आइडेंटिफिकेशन नंबर 15 डिजिट का ये कोड। तो अब वो जाएगा कहाँ पे? जीएसटी एन पर, और वहाँ पे जाके अपना पूरा कंपनी का डाटा भरेगा कि हमारे कंपनी का सालाना टर्नओवर इतना है। वो डाटा भरेगा सही से, तभी तो जीएसटी अच्छे से उसको फाइल किया जाएगा, उसको ऊपर चार्ज किया जाएगा, उसको गवर्नमेंट उसको देखेगी, और नहीं करेगा तो उसके ऊपर जो है ना कार्रवाई हो जाएगा। तो अपना पूरा डाटा को जाकर ऐसे भरना पड़ेगा कि हमारा कंपनी इतना जो प्रॉफिट हुआ, इतना हम टर्नओवर किए सालाना में, उसके हिसाब से उसको जीएसटी भरना होता है। तो जब कंपनी जो है ना कोई व्यक्ति जाकर अपना पूरा रिकॉर्ड भरता है तो उसे हम लोग जीएसटी रिटर्न के नाम से जानते हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर जीएसटी किसको देना है, क्या हमें भी जीएसटी देना है या किन किन व्यक्ति को जीएसटी भरना होता है? तो देखिए जीएसटी देने के लिए टोटल जो है 3 कंडीशन लागू होता है। अगर आप तीनों कंडीशन में किसी एक के अंदर आ गए तो आपको जीएसटी भरना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा जीएसटी। पहला होता है कि वैसे व्यक्ति या वैसा बिजनेस व्यापार जिनका सालाना यानी पर साल का एक साल का टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा हो, यानी वैसे जैसे मांग चलिए आप बिजनेस किए और उसका सालाना जो है ना टर्नओवर लेन देन 20 लाख से ज़्यादा हो गया तो आपको जीएसटी भरना पड़ेगा, आप उसके अंदर आ गए। लेकिन ये नियम जो है ना हमारे पूर्वोत्तर, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं 7 सिस्टर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, सब उधर वाले, उन लोगों को ऊपर लागू नहीं होता है, क्योंकि वे चूँकि पिछड़े राज्य हैं, हमारे पूर्वोत्तर भारत के पूर्वोत्तर राज्य पिछड़े हैं और इन पर जो ये 20 लाख का अमाउंट बहुत बड़ा होता है उनके लिए, तो इसलिए उनके लिए रखा गया है 10 लाख। अगर उन लोग का टर्नओवर सालाना 10 लाख हो जाएगा तो उनके ऊपर जीएसटी लागू हो जाएगा, नहीं तो इस हिसाब से 7 सिस्टर अवे नहीं करेंगे,
क्योंकि उनका जो है उनके लिए 20 लाख बहुत ज़्यादा होता है। सेकंड होता है कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उसके लिए भी आपको जीएसटी भरना है। आप देखिएगा ना कि जोमेटो वगैरह में आप ऑनलाइन कीजिएगा ना, पिज़्ज़ा बर्गर ये सब जो भी चीज़ें हैं, ये उस पर देखिएगा ना बिल आता है तो उस पर एकदम स्पष्ट रहता है जीएसटी भरना है। तो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उसके लिए जीएसटी भरना पड़ता है। और तीसरा जो होता है ना, इंटर स्टेट, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जैसे बिजनेस किए 1 रुपया का, तो आपको जीएसटी भरना पड़ेगा, क्योंकि वो IGST के अंदर आ गया, इंटर स्टेट का मामला हो गया, यानी स्टेट चेंज हो गया। अब वहाँ भूल जाइए कि 20 लाख का टर्नओवर होगा तो हम सरकार को जीएसटी देंगे, नहीं। तो आप समझ लिए 3 कंडीशन। अब देख लीजिए किस कंडीशन के अंदर आ रहे हैं तो आपको जीएसटी भरना है कि नहीं भरना है। अब इसमें छोटी छोटी चीज़ें आती हैं कि जीएसटी के स्लैब कितने होते हैं। तो जीएसटी के टोटल जो है ना 4-5 स्लैब होते हैं। 5% जीएसटी हो गया, उसके बाद से 12% हो गया, उसके बाद 18% और उसके बाद से लास्ट जो है 28%। सबसे ज़्यादा जो लगता है कार वगैरह पर लगता है 28% का जीएसटी। कुछ कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जिन पे जीएसटी से बाहर रखा गया है, जैसे डीजल पेट्रोल यानी पेट्रोलियम। देखिए ध्यान से, पेट्रोल जो है ना उसको जीएसटी से बाहर रखा गया है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि अगर उस पर जीएसटी लगा देंगे तो हर एक राज्य में एक बराबर उसका रेट हो जाएगा पूरे इंडिया में, और उस पर सरकार को बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। इसको जीएसटी से इसीलिए बाहर रखा गया है ताकि इस पर सरकार को बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। डबल रेट में जो है ना सरकार उसको बेचती है, स्टेट गवर्नमेंट। पेट्रोलियम चूँकि जो है ना SGST के अंदर आता है, उसको स्टेट गवर्नमेंट जो है ना पैसे लेती है। तो पेट्रोल को, डीजल को और शराब चूँकि जो है ना ये मतलब कि आदमी जो शराब पीता है इसको भी जीएसटी से बाहर रखा गया है। और जितने भी जो है ना शिक्षा संबंधी जो सेवाएं हैं उसको भी जीएसटी से बाहर रखा गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, शिक्षा संबंधी जो है ना सेवाओं पे जो है जीएसटी को बाहर रखा गया है, लेकिन अगर आप शिक्षा के लिए पेमेंट करेंगे ऑनलाइन तो उस पर 18% का जीएसटी सरकार ठोक देती है। तो शिक्षा का जो फीस देते हैं आप पैसा, उसके लिए 18% का जीएसटी है, लेकिन शिक्षा संबंधी जो सेवाएं हैं उस पर जो है ना फ्री है। जैसे कॉपी किताब हो गया, जीएसटी से बाहर है। और भी इसमें चीज़ें आती है, जैसे खुला जो भी खाद्य पदार्थ हैं, पनीर वगैरह हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, जितने भी अंडा वगैरह सब चीज़ें, इन सबको जीएसटी से बाहर रखा गया है, क्योंकि ये डेली यूजेज सामान्य हैं, खाने वाले पीने वाली चीज़ें हैं, इसको जीएसटी से बाहर रखा गया है। तो आई होप आप इस वीडियो में जीएसटी के बारे में कंप्लीट रूप से समझ लिए होंगे। अगर इसके बाद आपको मन में कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम इसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में जरूर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नेशनल शिक्षा चैनल को। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।